एक देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके नागरिक बिल्कुल बराबर ना हो। बिल्कुल। और हमारा भारत का संविधान हर नागरिक को एक बहुत ही पावरफुल ढाल देता है, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि भेदभाव के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इतिहास गवाह है कि पहले के जमाने में क्या होता था। राजा की मर्जी ही कानून होती थी, जो उसने कह दिया वही फाइनल। राइट। लेकिन फिर समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एडवर्ड कोक नाम के एक जुरिस्ट ने रूल ऑफ लॉ का आइडिया दिया। उनका सिंपल सा फंडा था, यहां राजा कानून नहीं है, बल्कि कानून ही राजा है। मतलब इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। और आगे चलकर प्रोफेसर एवी डाइसी ने इसी रूल ऑफ लॉ को 3 मेन पिलर्स में बांट दिया। पहला पिलर है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर है और किसी की मनमानी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा पिलर है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसे आप ऐसे समझिए कि कानून की आंखों में सब बराबर हैं। और तीसरा पिलर है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जिसका बेसिक मतलब बस ये है कि चाहे आप एक आम इंसान हो या कोई बड़े ऑफिशियल, सबको एक ही साधारण कोर्ट सिस्टम और लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। कोई वीआईपी पास नहीं है यहाँ। अब सीधे आते हैं आर्टिकल 14 पर। यह सिर्फ एक नियम नहीं, भेदभाव के खिलाफ एक पक्की गारंटी है। पर क्या आप जानते हैं कि इसमें 2 बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट शामिल हैं? हाँ, पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो इंग्लिश ओरिजिन का है। इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि ये इस बात पर रोक लगाता है कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। और वहीं दूसरी तरफ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो अमेरिकन ओरिजिन का है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर 2 लोगों की स्थिति एक जैसी है, तभी उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सुनिए, अब यहाँ आकर एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। सबको हर हाल में एक जैसा ट्रीट करना हमेशा इक्वालिटी नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर हम असमान स्थिति वाले लोगों को बिल्कुल एक ही डंडे से हाँकते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अन्याय है। अलग अलग वर्ग के लोगों की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर अलग ट्रीटमेंट देना समानता के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके हक में है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अधिकार हर किसी पर हर वक्त लागू होता है? तो जवाब है नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आर्टिकल 359 के तहत अगर देश में इमरजेंसी लग जाए तो इस अधिकार को कोर्ट से लागू करवाने पर रोक लग सकती है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी आर्टिकल 361 में कुछ लीगल इम्यूनिटी मिलती है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स पर भी आम कानून सीधे अप्लाई नहीं होते। तो फिर हमने अभी जो बात की कि असमान लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये तय कैसे होगा कि क्या सही है और क्या गलत? ध्यान दीजिए, आर्टिकल 14 मनमाने ढंग से किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाने को सख्ती से मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। और ये क्लासिफिकेशन उचित है या नहीं, इसके 2 बहुत ही क्लियर टेस्ट्स हैं। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी जिन ग्रुप्स को आप अलग कर रहे हैं उनके बीच एक स्पष्ट और लॉजिक पर आधारित अंतर होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट है रैशनल नेक्सस, मतलब आपने जो अंतर बनाया है उसका कानून के मकसद के साथ एक तार्किक संबंध होना चाहिए। सिर्फ फेवरेटिज्म या दोस्ती निभाने के लिए नियम नहीं बनाए जा सकते। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। कानून कहता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त होता है। यहाँ उम्र एक बहुत ही साफ अंतर है। पर लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक यह है कि एक छोटे बच्चे के अंदर गिल्टी इंटेंशन, यानी कोई जुर्म करने का आपराधिक इरादा बनाने की मानसिक परिपक्वता ही नहीं होती। इसीलिए इन्हें अलग रखना एक पूरी तरह से वैलिड और रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। कानून की किताबों से निकलकर देखें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला सुनाया। उन्होंने 158 साल पुराने अडल्ट्री लॉ यानी सेक्शन 497 को ही रद्द कर दिया। फैसले में स्पष्ट कहा गया कि ये कानून महिलाओं को उनके पति की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी मानता था। क्योंकि समानता सिर्फ कानून में थोड़ी ना बसती है, वो मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी में बसती है। इक्वालिटी का सीधा सा मतलब है कि समाज में महिला और पुरुष को पूरा सम्मान और बराबरी मिले। एक और जबरदस्त मामला देखिए, 1981 का एयर इंडिया वर्सेस नारगेस मिर्जा केस। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के उन नियमों को असंवैधानिक करार दिया जिनमें एयर हॉस्टेसेस के लिए 35 साल की उम्र पर या पहली बार प्रेग्नेंट होने पर रिटायर होने की शर्त थी। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये शर्तें पूरी तरह से मनमानी थीं और इनका किसी भी रैशनैलिटी या तर्क से कोई लेना देना नहीं था।
अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से समानता का कॉन्सेप्ट और भी बड़ा हो गया। 1974 का ईपी रोयप्पा केस। यहां सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी को एक नई दिशा दी। एकदम सही। उन्होंने स्पष्ट किया कि समानता एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसे पुराने दायरों या सिर्फ क्लासिफिकेशन के डब्बे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। स्टेट की किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन यानी मनमानी से नागरिकों को बचाना ही आर्टिकल 14 का असली मकसद है। और इसलिए अगर इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकालना हो तो वो बस ये एक लाइन है, समानता और मनमानी दोनों जानी दुश्मन हैं। बिल्कुल, जहां किसी भी नियम या एक्शन में आर्बिट्ररी पावर यानी मनमानी का इस्तेमाल होता है, वहां असमानता तुरंत आ ही जाती है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि जहां मनमानी होगी वहां इक्वालिटी कभी नहीं होगी। इस विश्लेषण से ये एकदम साफ है कि समानता का मतलब सिर्फ लकीर का फकीर बनना नहीं, बल्कि तर्क और गरिमा के आधार पर फैसले लेना है। और इसीलिए हम आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, क्या सच्ची समानता एक फाइनल डेस्टिनेशन है जिसे पा लिया गया है, या फिर ये भेदभाव और मनमानी के खिलाफ एक ऐसी निरंतर लड़ाई है जिसे इस समाज को हर नए दिन लड़ना होगा? शुभकामनाएं, और आपसे मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। जब संविधान के आर्टिकल 14 और 15 की बात होती है ना, तो इन्हें सिर्फ किताबों में लिखे गए बोरिंग कानूनी नियम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये दोनों किसी भी तरह की नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ एक बहुत ही डायनामिक और मजबूत ढाल हैं। तो चलिए उस फंडामेंटल राइट को समझते हैं जो हर नागरिक को असल ताकत देता है। कहा जाता है ना कि इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस कभी साथ नहीं चल सकते। ये कथन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। अगर किसी भी सिस्टम में आर्बिट्रेरीनेस है यानी मनमानापन है, तो वहां सच्ची इक्वालिटी का तो कोई वजूद हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक रिपब्लिक में रूल ऑफ लॉ को दर्शाता है और दूसरा किसी एक शख्स के मनमानेपन को। और ये आइडियोलॉजी सबसे बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी ईपी रोयप्पा केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इक्वालिटी का एक बिल्कुल नया और डायनामिक कॉन्सेप्ट सामने रखा। कहा गया कि जब भी स्टेट का कोई एक्शन आर्बिट्ररी होता है, तो वो पॉलिटिकल लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों के हिसाब से अनइक्वल बन जाता है। सीधी शब्दों में कहें तो स्टेट की कोई भी मनमानी सीधे तौर पर आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार पर हमला है। अब रियल वर्ल्ड में इसका क्या असर होता है, इसे हम 1981 के अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब केस से समझ सकते हैं। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस कॉलेज में रिटन टेस्ट के अलावा एक ओरल इंटरव्यू के बेसिस पर भी एडमिशन्स लिए जा रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस में एक ऐसी खामी थी जिससे संविधान कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर हम इस नंबर पर गौर करें, 33.3, कॉलेज ने टोटल मार्क्स का 33.5% हिस्सा सिर्फ एक 2 या 3 मिनट चलने वाले ओरल इंटरव्यू के लिए रखा था। अब अगर हम सोचें, कोर्ट ने माना कि इतने छोटे से इंटरव्यू के लिए इतने ज्यादा मार्क्स अलॉट करना इस पूरे एडमिशन प्रोसीजर को आर्बिट्रेरी बनाता है। ये बिल्कुल अनुचित था और इसीलिए सिस्टम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। लेकिन ये आर्बिट्रेरीनेस सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस में भी साफ दिखती है। एयर इंडिया बनाम नारगिश मिर्जा एक और लैंडमार्क फैसला है, जहां एयर हॉस्टेसेस एक बेहद डिस्क्रिमिनेटरी कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ लड़ रही थी। उनकी सर्विस रूल्स में लिखा था कि अगर वो सर्विस के पहले 4 साल में शादी करती हैं या उनकी पहली प्रेगनेंसी आती है, तो उन्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ 2 चीजों का तुलनात्मक अध्ययन समझना जरूरी है। एक तरफ है प्रेगनेंसी की वजह से नौकरी छीन लेना और दूसरी तरफ है अपना फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रेगनेंसी के आधार पर सर्विस टर्मिनेट करना कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है, बल्कि खुला डिस्क्रिमिनेशन है। ये औरतों के खिलाफ एक अनुचित और आर्बिट्ररी रूल था, जिसे आर्टिकल 14 के तहत पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो यहाँ से सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सिचुएशन में सबके लिए एक ही कानून लागू हो। आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन की पूरी इजाजत देता है। यानी कानून लोगों को लॉजिकल कैटेगरीज में बांट सकता है, जैसे ज्योग्राफी, उनका ऑक्यूपेशन या समय के आधार पर। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये बंटवारा आर्बिट्ररी या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक ठोस और रैशनल आधार होना चाहिए। इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, टैक्सेशन।
सरकार के पास पूरी आज़ादी है कि वो अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनकम और गुड्स पर अलग अलग हिसाब से टैक्स लगाए। हर इंसान से एक जैसा टैक्स वसूल करना ज़रूरी नहीं है। जब तक इस क्लासिफिकेशन के पीछे एक सही और रीजनेबल बेसिस है, तब तक ऐसी टैक्स पॉलिसीज आर्टिकल 14 के बिल्कुल दायरे में रहती हैं। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प सवाल पर। जब भी क्लास या वर्ग शब्द आता है तो दिमाग में लोगों का एक बड़ा समूह आता है, राइट? लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कानून की नज़र में एक अकेला इंसान या कोई एक सिंगल एंटिटी अपने आप में एक पूरी क्लास बन जाए? ये सवाल हमारी इक्वालिटी की ट्रेडिशनल समझ को चुनौती देता है। और इसका जवाब हाँ है, जिसे चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस ने पूरी तरह साबित किया। हुआ ये था कि शोलापुर शिपिंग एंड वीविंग कंपनी में इतना मिसमैनेजमेंट हो गया था कि वहां एक एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन ही खतरे में पड़ गया। ऐसे में सरकार ने एक नया कानून बनाकर सिर्फ उसी एक कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेप को बिल्कुल वैलिड माना, क्योंकि कुछ खास और गंभीर हालात में एक अकेली एंटिटी भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के तहत अपने आप में एक पूरी क्लास बन सकती है। आर्टिकल 14 की इस व्यापक समानता को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं संविधान की सबसे पावरफुल शील्ड की तरफ, आर्टिकल 15। जहां आर्टिकल 14 एक जनरल प्रोटेक्शन देता है, वहीं आर्टिकल 15 सीधे तौर पर किसी भी इंसान के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। ये किसी भी आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बेहद स्ट्रॉन्ग हथियार है। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आर्टिकल 15 कैसे काम करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2018 का लैंडमार्क जोसेफ शाइन केस है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के 158 साल पुराने सेक्शन 497 को, जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था, स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कानून औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी या एक पोजेशन के रूप में देखता था। ऐसे कानून जो महिलाओं के खिलाफ मैनिफेस्टली डिस्क्रिमिनेटरी थे, उनका आज के दौर में कोई स्थान नहीं है। आर्टिकल 15 का सबसे बड़ा मकसद सोसाइटी के छोटे से छोटे हिस्से तक बराबरी पहुंचाना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की ताकत इस बात में है कि चाहे कोई दुकान हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो या कोई होटल, सभी के लिए एंट्री बिल्कुल इक्वल है। सदियों से देश में छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी जो बुराई चली आ रही थी, उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये एक डायरेक्ट और शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन है। पब्लिक स्पेसेस पर सबका बराबर का हक है। अब बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जो एक्चुअली इक्वालिटी के मकसद को पूरा करने के लिए ही बनाई गई है, रिजर्वेशन। इस संदर्भ में द मंडल केस का जिक्र बेहद अहम हो जाता है। इस केस से ये समझाया गया कि बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना इक्वालिटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पहले से इतनी असमानता हो, वहां पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका देना ही असल में ट्रू इक्वालिटी स्थापित करने का सही तरीका है। लेकिन ये रिजर्वेशन आर्बिट्ररी ना बन जाए, इसके लिए मंडल केस ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम सेट किए, जैसे क्रीमी लेयर को इन फायदों से बाहर रखना ताकि लाभ सही लोगों तक ही पहुंचे। दूसरा, रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट 50% तय की गई। और तीसरा, ये कि रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तक ही रहेगा, प्रमोशंस में नहीं। इन नियमों के जरिए मेरिट और सोशल जस्टिस में एक बेहतरीन बैलेंस बनाया गया। इन सभी पॉइंट्स को कवर करने के बाद इस कंसेप्चुअल कंपैरिजन पर आना जरूरी है। इक्वालिटी को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन दरअसल अनइक्वल सिचुएशंस में आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना असल में असमानता ही पैदा करता है। कानून अलग अलग क्लासेस और उनकी ज़रूरतों को समझता है और उन्हें फेयर सेपरेट ट्रीटमेंट देता है। यही फर्क है एक रिजिड सिस्टम और एक डायनामिक संविधान के बीच में। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का कोर मैसेज इस एक विचार में छिपा है, इक्वालिटी का मतलब सेम होना नहीं, फेयर होना है। संविधान का लक्ष्य सबको एक ही सांचे में ढालना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि सिस्टम में किसी के साथ किसी भी तरह का मनमाना, अनुचित या भेदभाव भरा व्यवहार ना हो। अगली बार जब हम अपने आसपास किसी नियम या कानून को देखें तो एक सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या वो नियम सिर्फ सबके लिए सेम है या क्या वो वाकई में फेयर है? दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और हमारी सामाजिक व्यवस्था की। हमारे संविधान में समानता का असली मतलब क्या है और इसके पीछे की वास्तविकताएं कितनी जटिल हैं, चलिए गहराई से समझते हैं। देखिए, जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि सरकारी नौकरी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी,
एक लोकतांत्रिक देश में यह हमारा सबसे बुनियादी संवैधानिक वादा है कि बिना किसी भेदभाव के सबको आगे बढ़ने का समान मौका मिले। और इसी बात को संविधान का अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 बिल्कुल पक्का करता है। इसके पहले और दूसरे क्लॉज साफ साफ कहते हैं कि सरकारी नौकरी में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब राज्य की नज़र में हर एक उम्मीदवार बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हर जगह ऐसी सख्त समानता है तो ये रिजर्वेशन सिस्टम यानी आरक्षण की व्यवस्था इसमें कैसे फिट बैठती है? कई बार ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में रिजर्वेशन इक्वालिटी का ऑपोजिट नहीं, उसका एक्सटेंशन है। ये उन वर्गों को बराबरी के स्तर पर लाने का एक बेहद जरूरी तरीका है जो ऐतिहासिक वजहों से पीछे रह गए थे। यहीं पर अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 तस्वीर में आता है। ये राज्य को एक खास शक्ति देता है। अगर सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उनके लिए पदों का आरक्षण कर सकता है। और हाँ, समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं ताकि प्रमोशन और बैकलॉग की खाली जगहों को भी सही तरीके से भरा जा सके। अब इस पूरी आरक्षण व्यवस्था को एक बहुत ही ठोस आकार मिला 1993 के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। इस केस का नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे हम सब मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। 9 जजों की संविधान पीठ के इस फैसले ने आज के हमारे रिजर्वेशन सिस्टम की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी थी। इस जजमेंट ने समानता और रिजर्वेशन के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम तय किए। इसमें सबसे अहम है 3 बातें। पहला, रिजर्वेशन की 50% लिमिट। दूसरा, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना। और तीसरा, प्रमोशन रूल्स, मतलब प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं होगा। इनमें से क्रीमी लेयर वाला पॉइंट काफी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जब हम पिछड़े वर्गों की पहचान करते हैं तो जो लोग सामाजिक रूप से पहले ही उन्नत हो चुके हैं, यानी जो क्रीमी लेयर का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब शायद ये सवाल आ रहा हो कि क्या इस व्यवस्था के कोई एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं? क्या कोई ऐसी जगह हैं जहां आरक्षण लागू नहीं होता? तो जवाब है बिल्कुल। हर जगह रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। इसे पद की प्रकृति और जरूरत के हिसाब से बहुत ही सोच समझकर लागू किया जाता है। देखिए, एक सामान्य सरकारी पद और एक हाईली टेक्निकल रोल में जमीन आसमान का फर्क होता है। रक्षा सेवाएं हों, स्पेस रिसर्च हो या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की सुपर स्पेशलिटी वाली भूमिकाएं, ऐसी जगहों पर रिजर्वेशन के नियम लागू करना सही नहीं माना जाता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ तकनीकी दक्षता यानी टेक्निकल मेरिट ही एकमात्र पैमाना होती है। जैसे एयर इंडिया के पायलट, उच्च शिक्षा में प्रोफेसर या फिर परमाणु विज्ञान के वैज्ञानिक। इन खास पदों पर सिर्फ योग्यता को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों में हमारे पास उच्चतम स्तर के एक्सपर्ट्स हों। एक और बहुत ही दिलचस्प अपवाद है सिंगल पोस्ट्स का, यानी एकल पदों का। कर्नाटक राज्य बनाम गोविंदप्पा केस में तय हुआ था कि अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए इतिहास के लेक्चरर का सिर्फ एक ही पद है तो उसे रिजर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो पद 100% आरक्षित हो जाएगा, जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। खैर, समानता का ये पूरा सिद्धांत सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 18 की बात करें तो वहां भी इसका अक्स दिखता है। टाइटल्स यानी उपाधियां इक्वालिटी के खिलाफ होते हैं। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हम सब बराबर हैं, वहां किसी को महाराजा या नवाब बुलाना समानता के पूरे आइडिया को ही खत्म कर देता है। इसीलिए हमारा संविधान इस तरह की उपाधियों को पूरी तरह से बैन करता है। अनुच्छेद 18 के मुताबिक राज्य कुलीन उपाधियां नहीं दे सकता और कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधियां नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, सैन्य सम्मान और शैक्षणिक डिग्रियों को इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि ये जन्म से नहीं मिलती, बल्कि इंसान अपनी मेहनत, योग्यता और देश की सेवा से खुद कमाता है। अब यहां पर एक बड़ा ही गंभीर संवैधानिक सवाल उठता है। अगर सारी उपाधियां खत्म कर दी गई हैं तो भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों का क्या होगा? क्या ये सम्मान अनुच्छेद 18 के तहत हमारी समानता के सिद्धांत को नहीं तोड़ते? इस उलझन को सुलझाया 1996 के एक लैंडमार्क जजमेंट ने। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नेशनल अवार्ड्स अलाउड हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि यानी टाइटल की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं और इसलिए ये समानता के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं करते।
अदालत का कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि हम योग्यता का सम्मान न करें। एक अच्छे और आगे बढ़ते हुए समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपने कर्तव्यों को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, उनके शानदार काम की तारीफ हो और उन्हें सम्मानित किया जाए। इन सारे संवैधानिक नियमों और बहसों का अगर हम निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। इक्वालिटी सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ कोई कानूनी किताब का नियम या कोर्ट का आदेश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मूल्य है जो हमारे समाज के हर एक इंसान के व्यवहार और सोच में झलकना चाहिए। और आखिर में बस एक ही विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जब तक हर इंसान को बराबर इज्जत नहीं मिलेगी, तब तक डेमोक्रेसी अधूरी रहेगी। संविधान ने अपने नियम बना दिए हैं, अदालतों ने रास्ते भी दिखा दिए हैं, लेकिन क्या हम एक समाज के रूप में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस समानता को उतार पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सच्चे लोकतांत्रिक समाज को खुद से हमेशा पूछते रहना चाहिए। सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब किसी इंसान को छूना भी एक गुनाह माना जाता था। हमारे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को सदियों तक भेदभाव, छुआछूत और अकेलेपन के गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया था। सच कहूं तो ये कोई आम प्रथा नहीं थी यार, ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दर्दनाक सच और उससे मिली आज़ादी की बात करेंगे। चैप्टर 1, द प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी। तो देखिए, भारत के संविधान ने इस पुरानी और भेदभाव वाली सोच को हमेशा के लिए तोड़ने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। अगर हम सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करता है। ये इसके किसी भी रूप में चलन या अभ्यास को सख्त रूप से रोकता है और इसके कारण होने वाले किसी भी भेदभाव को कानून के तहत एक दंडनीय अपराध बनाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कोई भी इंसान दूसरे से नीचा नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर लिखा हुआ कोई नियम नहीं था, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आज़ादी और उनके सम्मान की आवाज़ थी, एक गारंटी कि हर एक व्यक्ति बराबरी और इज्जत का हकदार है। चैप्टर 2, द लीगल फ्रेमवर्क। छुआछूत अब सिर्फ एक सामाजिक बुराई बनकर नहीं रह गई थी, अब ये एक गंभीर कानूनी जुर्म बन चुका था। इस संवैधानिक वादे को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया। सबसे पहले 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट यानी PCR एक्ट बनाया गया। फिर 1974-75 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू हुई और न्याय को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास हुआ, जिसे 31 जनवरी 1990 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसका क्लियर एम यही था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को तुरंत रोका जाए और विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिले। अगर आप इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इन सख्त कानूनों और प्रोटेक्शन स्कीम्स के मेन टारगेट ग्रुप्स केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज ही हैं। राज्य की पूरी मशीनरी इन समूहों की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, सिर्फ कानून बना देना तो काफी होता नहीं है, राइट? इसीलिए 1974-75 में ग्राउंड लेवल पर मदद के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो कुछ बहुत जरूरी कदम उठा सकें, जैसे कि एट्रॉसिटी विक्टिम्स को तुरंत रिलीफ और रिहैबिलिटेशन देना सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा समाज में बदलाव लाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना, SC/ST प्रोटेक्शन सेल सेटअप करना, स्पेशल पुलिस स्टेशंस बनाना और पूरे जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना, ये सब इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। समाज की रूढ़िवादी सोच को मिटाने के लिए इस योजना में अंतरजातीय विवाह को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। लेकिन इसकी एक मैंडेटरी कानूनी शर्त है। शादी करने वाले जीवन साथियों में से किसी एक का शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का सदस्य होना कंपल्सरी है। यह नियम सीधे तौर पर सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। मूविंग ऑन टू चैप्टर 4, स्कीम फंडिंग ब्रेकडाउन। अब एक ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है कि इस पूरी विशाल न्याय मशीनरी को चलाने के लिए आखिर पैसा कहां से आता है? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधायिका यानी विधानसभा है, वहां कुल अतिरिक्त खर्च सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच 50-50 के रेशो में शेयर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिना विधायिका वाले यूनियन टेरिटरीज को इस स्कीम को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और हाँ,
ये सहायता राज्यों और यूटी से आने वाले वायबल प्रपोजल्स के बेसिस पर ही रिलीज की जाती है। जैसा कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देख सकते हैं, इस फाइनेंशियल मॉडल की पूरी कॉन्फर्मेशन यहाँ मिलती है। ये साफ तौर पर हाईलाइट करता है कि ये केंद्र और राज्य दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि फंड्स की कमी की वजह से किसी भी पीड़ित के लिए इंसाफ की रफ्तार कभी धीमी ना पड़े। आते हैं चैप्टर 5 पर, अ सोशल रेवोल्यूशन। देखिए, यहाँ बात अब सिर्फ सरकारी फाइलों और सिस्टम की नहीं हो रही है, बात उस कड़वी सच्चाई की है जिसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने कानून बदल दिए, अदालतें बन गईं, इतनी सारी बढ़िया योजनाएं भी ले आए, पर एक सवाल है, क्या वाकई हमारी सामाजिक सोच बदली है? क्योंकि जब तक सोसाइटी के अंदर से एक एक इंसान के दिल से ये बदलाव नहीं आएगा ना, तब तक समानता और न्याय का ये संवैधानिक सपना अधूरा ही रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेक अवे भी यही निकल कर आता है। अनुच्छेद 17 कोई आम नियम नहीं है जो बस भारत के संविधान की किताब में लिख दिया गया हो। ये एक बहुत बड़ी, लगातार चलने वाली सोशल रेवोल्यूशन है। ये बहुत ही साफ शब्दों में ये डिक्लेयर करता है कि हर इंसान को डिग्निटी और इज्जत मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना आता हो। ये इंसान के आत्मसम्मान का अल्टीमेट सुरक्षा कवच है। और यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग मैसेज है। छुआछूत अब सिर्फ और सिर्फ हमारे इतिहास का एक बीता हुआ हिस्सा है, और समानता हमारे नए भारत का उज्जवल भविष्य है। इस बदलाव को अपनाना अब हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। कागजों पर तो हम बराबर हो गए हैं, पर क्या असल जिंदगी में आज भी हम इस समानता को पूरी तरह से जी रहे हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।